हाल ही में पहलगाम में आतंकियों के द्वारा हमला किया गया, जिसमें पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच अत्यधिक तनाव है, कभी भी युद्ध की स्थिति हो सकती है। भारत अपनी तरफ से किसी भी एंगल से पाकिस्तान को बख्शने वाला नहीं है। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो सबसे अहम बात है सेना की और डिफेंस की। जिसके पास जितनी सेनाएं और डिफेंस और टैंकें हैं, हम विस्तार से बताएंगे उनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सलीम अंसारी और आप देख रहे हैं सलाम इंडिया वन। सैनिक संख्या और मानव संसाधन की बात करें तो भारतीय सेना में लगभग 14,44,000 सक्रिय सैनिक और 11.55 लाख रिजर्व फोर्स और 25.27 लाख पैरामिलिट्री फोर्स है। भारत की विशाल जनसंख्या इसे भर्ती के लिए एक बड़ा आधार प्रदान करता है। पाकिस्तान सेना में लगभग 6.54 लाख सक्रिय सैनिक और 5 लाख पैरामिलिट्री फोर्स है। पाकिस्तान की सैन्य शक्ति भारत की तुलना में छोटी है। भारत की सैनिक संख्या पाकिस्तान से लगभग 3 गुना, जो इसे पारंपरिक युद्ध में लाभ देता है। थल सेना टैंक, तोप और अन्य उपकरण। थल सेना किसी भी देश का सैन्य शक्ति का रीढ़ होता है। दोनों देशों के पास आधुनिक टैंक, तोपें और अन्य हथियार हैं। भारत के पास 4,641 टैंक, जिसमें T-90, भीष्म, अर्जुन और T-7, H-77, K9 ब्रज टी और M777 बेल्जियम जैसी उत्पन्न तोपें। भारत के पास 2000 प्लस सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी यूनिट है। मिसाइल सिस्टम, पृथ्वी, अग्नि और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें भारत की मारक क्षमता को बढ़ाती है। हेलीकॉप्टर, अपाची, निचूक, रुद्र और हेलीकॉप्टर। पाकिस्तान के पास 3,742 टैंक, जिसमें 10-15, 10-83, 246 तोपें एवं 109A और 109E जैसी तोपें। पाकिस्तान के पास 752 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी यूनिट हैं। मिसाइल की बात करें तो सिस्टम शाहीन, गौरी और बाबर मिसाइलें पाकिस्तान के पास है। हेलीकॉप्टर की बात करें तो कोबरा जैसे अन्य हेलीकॉप्टर्स। भारत की थल सेना टैंकों और तोपों की संख्या और गुणवत्ता में पाकिस्तान से आगे है। भारत का स्वदेशी रक्षा उद्योग जैसे कि अर्जुन टैंक और ब्रह्मोस मिसाइल इसे तकनीकी बढ़त देता है। पाकिस्तान की सेना छोटी। वायुसेना की बात करें तो लड़ाकू विमान और ड्रोन, जो कि वायुसेना आधुनिक युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाती है। भारत और पाकिस्तान दोनों ने अपनी वायु शक्ति मजबूत करने में निवेश किया है। बात करें भारत की तो लड़ाकू विमान, भारत के पास 606 लड़ाकू विमान है, जिसमें सुखोई Su-30 MKI राफेल्स और MiG-29 तेजस शामिल हैं। ड्रोन की बात करें तो भारत में ड्रोन युद्ध में प्रगति की है, जिसमें स्वदेशी ड्रोन जैसे रुस्तम और AI सक्षम ड्रोन शामिल हैं। वायु रक्षा की बात करें तो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत की वायु रक्षा में मजबूती प्रदान करता है। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो लड़ाकू विमान, पाकिस्तान के पास 387 लड़ाकू विमान हैं, जिसमें JF-70, थंडर, F-16 और मिराज शामिल हैं। वहीं ड्रोन की बात करें तो पाकिस्तान ने बुर्राक और शाहपर जैसे ड्रोन विकसित किए हैं और वह चीनी ड्रोन का उपयोग करता है। वायु रक्षा HQ-9 और LY-9 जैसे सिस्टम हैं। भारत की वायुसेना विमानों की संख्या और तकनीक में पाकिस्तान से बेहतर है। राफेल और S-400 जैसे सिस्टम भारत को रणनीतिक बढ़ावा देते हैं।
हालांकि पाकिस्तान की JF-17 और ड्रोन क्षमता इसे छोटे पैमाने के युद्ध में प्रतिस्पर्धा बनाती है। नौसेना की बात करें तो युद्ध पोत और पनडुब्बियां नौसेना समुद्री सुरक्षा, व्यापार मार्गों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। भारत इस क्षेत्र में पाकिस्तान से काफ़ी आगे है। भारत की बात करें तो युद्धपोत भारत के पास 150 युद्धपोत, जिसमें INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य जैसे विमानवाहक पोत शामिल हैं। पनडुब्बियां 16 पारंपरिक और एक परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत। मिसाइल की बात करें तो ब्रह्मोस और निर्भय जैसे क्रूज मिसाइलें हैं। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो युद्धपोत में पाकिस्तान की नौसेना में 114 जहाज हैं। और वहीं पनडुब्बी की बात करें तो 8 डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बियां जो कि मिसाइल हार्पून और बाबर क्रूज मिसाइलें हैं। भारत की नौसेना पाकिस्तान की तुलना में अधिक शक्तिशाली और विविधता विमानवाहक पोत और परमाणु पनडुब्बियां भारत को समुद्री वर्चस्व प्रदान करती। परमाणु क्षमता की बात करें तो दोनों देशों के पास जो है कि परमाणु क्षमता है। भारत और पाकिस्तान दोनों के परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, जो इनकी सैन्य रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोनों देशों की परमाणु क्षमता एक दूसरे के लिए निवारक जो कि डिटरेंट का काम करती हैं। भारत और पाकिस्तान ने 1988 में एक समझौता किया था कि वे एक दूसरे के परमाणु ढांचे पर हमला नहीं करेंगे। हालांकि परमाणु हथियार की उपस्थिति क्षेत्र में तनाव को बढ़ाती है। रक्षा बजट और स्वदेशीकरण की बात करें तो रक्षा बजट सैन्य आधुनिक का एक प्रमुख संकेतक है। भारत की रक्षा की बात करें तो बजट लगभग 81.3 बिलियन डॉलर भारत के मेक इन इंडिया पहल के तहत स्वदेशी रक्षा उद्योग को बढ़ावा दे रहा है, जिसमें तेजस और अर्जुन ब्रह्मोस जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं। वहीं पाकिस्तान की रक्षा की बात करें तो बजट लगभग 10.3 बिलियन डॉलर है। यह मुख्य रूप से आयातित हथियार, विशेष रूप से चीन पे ही पूरा निर्भर करता है। भारत का बड़ा रक्षा बजट और स्वदेशी पर जोर इसे दीर्घकालीन लाभ देता है। पाकिस्तान का बजट सीमित है, लेकिन चीन का समर्थन इसे सैन्य उपकरणों तक पहुंच प्रदान करता है। रणनीति की बात करें और प्रशिक्षण की बात करें तो जो है कि भारत सेना का युद्ध कौशल, रणनीति और प्रशिक्षण उच्च स्तर का है। भारत का अनुभव आतंकवाद विरोधी अभियानों और उच्च ऊंचाई वाले युद्ध जैसे सियाचिन में है। वहीं पाकिस्तान की जो कि पाकिस्तानी सेना की रणनीति गुरिल्ला युद्ध और त्वरित प्रक्रिया पर केंद्रित। भारत की सेना का आकार और विविध अनुभव इसे व्यापक युद्ध में लाभ देता है, जबकि पाकिस्तान चुस्त रणनीति छोटे पैमाने के संघर्ष में प्रभावी है। भू रणनीतिक और क्षेत्रीय प्रभाव की बात करें तो जो है कि भारत एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति है, जिसके पास संयुक्त राष्ट्र, G20 और क्वाड जैसे मंचों पर प्रभाव है। यह रूस, अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों से हथियार आयात करता है। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान चीन के साथ मजबूत गठजोड़ है, जो कि यह CPEC चीन पाकिस्तान तान ग्वालियर का हिस्सा है। हालांकि इसका वैश्विक पहुंच भारत की तुलना में सीमित है।
भारत की वैश्विक स्थिति और कूटनीतिक प्रभाव इसे रक्षा उपयोग और तकनीकी हस्तांतरण में लाभ देता है, जबकि पाकिस्तान का चीन पर निर्भरता इसे रणनीति समर्थन देती है, लेकिन यह स्वायत्तता को सीमित करता है। भारत पाकिस्तान की सैन्य क्षमता की तुलना से स्पष्ट है कि भारत की सैनिक संख्या, उपकरण और बजट के मामले में पाकिस्तान से काफ़ी आगे है। भारत की विदेश रक्षा प्रगति और वैश्विक प्रभाव इसे दीर्घकालीन लाभ देता है। दोनों देशों के बीच परमाणु हथियार की उपस्थिति युद्ध की संभावना को सीमित करता है, लेकिन सीमा पर तनाव बना रहता है। एकजुट हुआ। जनवरी 1965, कच्छ का रण। पाकिस्तान ने कच्छ के रण के 50% हिस्से पर अपना दावा ठोक दिया। भारत ने जवाबी कार्रवाई की। दोनों ही देशों के बीच सीमा पर कई मुठभेड़ें हुई। कच्छ के रण में पाकिस्तान ने अपने इसी दुस्साहस के नतीजे में नाकाम होकर ऑपरेशन जिब्राल्टर की शुरुआत की। अगस्त 1965, कश्मीर घाटी। पाकिस्तान के हथियारबंद घुसपैठियों के कश्मीर में घुसने की खबर मिली। घुसपैठियों का मकसद था राज्य में घबराहट पैदा करना। पाकिस्तान अपनी इस हमलावर कार्रवाई को यह शक्ल देना चाहता था कि कश्मीर के लोग भारत के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं, और इसी बहाने से वो कश्मीर को अपने साथ जोड़ने के लिए अपनी सेना का इस्तेमाल करना चाहता था। इस चाल को उसने नाम दिया था ऑपरेशन जिब्राल्टर। आखिर किस कारण पाकिस्तान ने यह सोचा कि 1947 में उसकी जो योजना नाकाम रही वो 1965 में सफल हो जाएगी? प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने ऐसे नाजुक दौर में देश की बागडोर संभाली, जबकि हाल ही में हमने चीन के साथ एक मुश्किल युद्ध लड़ा था। हमारी सेनाएं बदलाव के दौर से गुजर रही थी और हम गंभीर खाद्य संकट भी झेल रहे थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान को अमेरिका से बेहद उन्नत हथियार और साजो सामान मिल चुका था, लेकिन यह पाकिस्तान की एक बड़ी भूल थी। वो ये भूल गया कि किसी देश की असली शक्ति उसके सैनिकों के मनोबल में होती है, उसकी मशीनों में नहीं। भारतीय सैनिकों ने हमेशा अपने जीवन का बलिदान देकर भी देश की रक्षा की है और तिरंगे के मान को हमेशा कायम रखा है। भारत ने पड़ोसी के इस हमले को हल्के तौर पर नहीं लिया। प्रधानमंत्री शास्त्री ने शत्रु का मुंह तोड़ जवाब दिया। अगर तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। फौरन ही ऑपरेशन जिब्राल्टर को जड़ से खत्म करने की योजनाएं बनाई गईं। यह था पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद हाजी पीर बल, जो भारत के उरी और पुंछ शहरों के बीच मौजूद था। 25 अगस्त को ऑपरेशन बख्शी की शुरुआत की गई ताकि हाजी पीर पास को अपने नियंत्रण में लिया जा सके। वन पैरा के सैनिकों ने मेजर रंजीत दयाल के नेतृत्व में बेहद खराब मौसम और बारिश की परवाह न करते हुए घनघोर अंधेरे में इस खतरनाक पहाड़ की फिसलन भरी ढलानों पर चढ़ाई की ताकि इस दर्रे पर हमला किया जा सके, और फिर उन्होंने सफलतापूर्वक हाजी पीर की चोटी पर तिरंगा लहरा दिया। मेजर रंजीत दयाल को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया क्योंकि उन्होंने बेहद मुश्किल बाधाओं के बावजूद अपना निर्णायक और प्रेरणाप्रद नेतृत्व प्रदान किया था। हाजी पीर पास पर कब्जा होने से ऑपरेशन जिब्राल्टर की हवा निकल गई और शत्रु की योजना धरी की धरी रह गई। फिर इसके बाद पाकिस्तान ने अखनूर में एक बड़ा सैनिक हमला कर दिया। इसका मकसद था
जम्मू और कश्मीर को बाकी भारत से अलग थलग करना। अब दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ चुका था। इस कम अवधि वाली मगर जबरदस्त लड़ाई में भारतीय सेना ने अभूतपूर्व शौर्य और बलिदान का प्रदर्शन किया और इन लड़ाइयों ने भारतीय इतिहास में अपना विशिष्ट स्थान बना लिया। जम्मू पर पाकिस्तान के हमले के जवाब में भारत ने पूरी पंजाब सीमा पर जबरदस्त हमला शुरू किया। भारत का लक्ष्य था लाहौर तक पहुंचना। लाहौर तक जाने वाली एक सड़क एक छोटे से कस्बे बरकी से होकर गुजरती है, जिसकी जबरदस्त घेराबंदी इन्फेंट्री और टैंकों के जरिए की गई थी। फोर्स सिख के बहादुर सैनिकों ने सेंट्रल इंडिया हॉर्स के आग उगलते टैंकों के साथ मिलकर बरकी पर हमले का नेतृत्व किया। यहां जबरदस्त युद्ध हुआ और आखिरकार भारतीय सेना ने जीत हासिल की और बरकी पुलिस स्टेशन पर प्रतीक के रूप में भारतीय तिरंगा फहरा दिया। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई के तौर पर भारत के पंजाब में खेमकरण पर हमला कर दिया। भारतीय सेना के साहसी सैनिकों ने असल उत्तर की लड़ाई में हमलावरों को मुंह तोड़ जवाब दिया। बेहतर अमेरिकी टैंकों वाली पाकिस्तानी सेना को भारतीय इन्फेंट्री और इंजीनियर्स ने एक चक्रव्यूह में फंसा दिया। 3 कैवलरी के टैंकों ने एक हॉर्स शो बनाकर दुश्मनों को घेर लिया और पूरी तरह कुचल दिया। इसी युद्ध में दुश्मनों के 100 टैंकों का कब्रिस्तान भी बना। पाकिस्तान की सेना ने अपने इतिहास में जो सबसे बड़ी हारें हासिल की हैं, ये उनमें से एक थी। इसी युद्ध में CQMH अब्दुल हमीद ने शौर्य का सबसे विस्मयकारी परिचय देते हुए केवल रिकॉइललेस गन के जरिए दुश्मनों के कई पैटर्न टैंक बर्बाद कर दिए, जिसका टैंकों से कोई मुकाबला नहीं था। भारतीय सेना की सर्वोच्च गौरवशाली परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने देश के लिए निस्वार्थ और चरम बलिदान दिया। उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। दुश्मनों को एक बार फिर अपनी ही जमीन पर हार का मुंह देखना था। सियालकोट, पाकिस्तान। यहां फिलौरा नामक एक छोटा सा कस्बा दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़े टैंक युद्ध का गवाह बना। यह लड़ाई टैंकों के बीच केवल 100 गज की रेंज में हुई थी। भारत की दो सबसे पुरानी रेजिमेंट्स डोगराई, पाकिस्तान। जब युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ा तो इसमें बेहद तेजी आ गई और लाहौर की ओर बढ़ते हुए हमारी सेना ने भारत के इतिहास की सबसे मुश्किल लड़ाइयों में से एक लड़ाई लड़ी। 3 जाट के बहादुर सैनिकों ने रात में इस शहर पर हमला किया। भारी गोलाबारी की परवाह न करते हुए वो घरों में घुसे और 27 घंटे से भी ज्यादा चली आमने सामने की निर्मम लड़ाई लड़ी। मुश्किल से मिली ये जीत कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल डेसमंड हेड महावीर चक्र के प्रेरक नेतृत्व में मिली। उनके नेतृत्व में 3 जाट ने इस शहर से एक ऐतिहासिक विजय मार्च निकाला। हमारे योद्धाओं ने हमारे साहसी हवाई योद्धाओं की सुयोग्य मदद से पाकिस्तानी सेना को जहां का तहां रोक दिया। भारतीय वायुसेना ने बड़े पराक्रम से युद्ध करते हुए महत्वपूर्ण स्थानों पर दुश्मनों के हमले की धार कुंद कर दी। उन्होंने अपने से बेहतर पाकिस्तानी विमानों के साथ भीषण युद्ध किया। वो शत्रु के मनोबल को पूरी तरह तोड़ने में कामयाब रहे। नौसेना ने भी राष्ट्र के आह्वान पर भरपूर साथ दिया। हमारे इन प्रहरियों ने हमारे समुद्रों में अपना फैलाव करने की दुश्मन की साजिशों से देश की रक्षा की। नौसेना के एंटी सबमरीन एलिजे एयरक्राफ्ट ने अरब सागर को दुश्मनों की पनडुब्बियों से मुक्त कराने में अहम रोल निभाया। देश भर के योगदान और दुआओं की बदौलत हमारी सेनाओं को जबरदस्त मनोबल मिला। देश के हर क्षेत्र से जुड़े नागरिकों के होठों पर बस एक ही नारा था, जय जवान जय किसान। देश भर के नागरिकों ने सेना का साथ दिया और पूरा देश एकता के सूत्र में बंध गया। 22 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित किया। 23 सितंबर को रात 12 बजे से युद्ध बंद करने का फैसला अमल में आ गया। कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में लड़े गए युद्धों में
भारत ने 1920 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अपने कब्जे में किया, जबकि दुश्मन के हाथ केवल 540 वर्ग किलोमीटर इलाका ही लगा। देश के 2862 बहादुर पुत्रों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। 211 वीरों को वीरता पदकों से सम्मानित किया गया। दुश्मनों को बुरी तरह मुंह की खानी पड़ी और उनका आत्मविश्वास मिट्टी में मिल गया। शौर्य से भरे इन अभूतपूर्व कारनामों और चरम बलिदान के कारण पूरे देश में देशभक्ति की लहर फिर से जीवंत हो उठी। 1965 के युद्ध के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं और ये समय है कि देश के हर कोने में बसे सभी भारतवासी एकजुट होकर उन योद्धाओं को याद करें जिन्होंने देश की एकता और भारत के सिद्धांत आधारित अस्तित्व के लिए खुद को कुर्बान कर दिया।